मेडिटेशन की क्लास में बेस्ट फीडबैक होता ही है व्हेन यू आर इनटू डीप स्लीप। जी। तो जब डीप स्लीप होगा तो वो बेस्ट मेडिटेशन कहलाता है। जी। और अब तो हम जो भी मेडिटेशन का प्रोसेस बना रहे हैं, मतलब उसका बेस ही ये वाला है सिर्फ कि मतलब मैं अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को मदर हम्म। गॉडेस के दिमाग में फील करा पाऊं। जी। स्ट्रक्चर ही वैसे है, तो इसलिए मैं मतलब वही, वो मैंने एक दफे वो देखा था, गणेश जी पार्वती जी की गोदी में है। जी। तो अब आप इमेजिन करो कि पार्वती जी जो है वो उनकी पूरी फॉर्म को ठीक करना चाहती है। अब बच्चा हो गया तो हो गया, लेकिन अगर ठीक करना है तो क्या कोई प्रोसेस होगा? तो जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, आप उसको जितना ध्यान से देखेंगे बार बार, उतनी बार जी। आप उस ओरिजिनल थॉट को आइडेंटिफाई करेंगे, जो थॉट जो है जिसके बाद पूरा कंसेप्शन शुरू होता है। हम्म। किसी भी रैंडमली अगर आप उसको देखें, एक सेकेंड। जी। सर, गिव परमिशन टू रिकॉर्ड इट। हाँ हाँ, करिए करिए, मैं थोड़ी मना कर रहा रिक्वेस्ट सेंट। हूँ। हमेशा के लिए अप्रूव कर दिया उसमें। आप किसी भी जगह, जी। एक सेकेंड, ये आ गया, रैंडमली प्रेगनेंसी को लेकर चलिए। जी। जो भी कपल्स जो कंसीव नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप रैंडमली देखेंगे किसी के, उनका बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करिए। हाँ, ये मतलब एक बार आप बोले थे कि जिनका बेटा बेटी है, बेटा बेटा या बेटी बेटी ऐसे। वो तो एक पार्ट हो गया। हाँ। बिहेवियर पैटर्न तो हर चीज के तौर पर है ना, जिनके नहीं बच्चा हो रहा, उनका हम्म। सबसे स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न क्या है? दे आर द मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में, वो महिला जो है उसको हस्बैंड का कोई भी क्वालिटी समझ में ही नहीं आ रहा, क्वालिटी ही नहीं समझ नहीं आ रही, हम्म। उसको सिर्फ कंप्लेंट्स हैं। हम्म। ठीक है, उसको सिर्फ हम्म। कंप्लेंट्स है। अब ये कंप्लेंट्स अकेले हस्बैंड से नहीं है। बिहेवियर पैटर्न में आप जब देखेंगे तो कंप्लेंट्स हस्बैंड नहीं, प्रत्येक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी से कोई ना कोई कंप्लेंट होगी। मेरा ब्रदर, उसमें ये कमियां है, मेरे फादर उसमें ये कमियां है, मेरा ये दोस्त है मैस्कुलाइन फ्रेंड, उसमें ये कमियां है, ये उनका बच्चा है, उसको उनका लड़का देखिए जी, उसके अंदर ये कंप्लेंट है। प्रत्येक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी के ऊपर कंप्लेंट्स हैं। तो जी। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे, अब ये बिहेवियर पैटर्न है। हम्म। जी। नेचर जो है हम्म। वो एग को पृथ्वी तत्व मानती है हम्म। और स्पर्म को वाटर एलिमेंट। अब पृथ्वी के ऊपर नीचे से जल जाएगा हम्म। या ऊपर से जल आएगा? हम्म। पृथ्वी अगर उस जल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी हम्म। तो वो फ्यूटाइल है। जी। तो हमने जब
हमारे पास एक केस आया था कनाडा से, जिसमें कि वो उनका सेकंड या थर्ड आईवीएफ था, हम्म, और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, शादी को 9 साल हो चुके थे। जी। तो अच्छा कपल था, जानकारी में रेफरेंस मिला था, मतलब हमारे ही एक हम्म, हीलिंग ग्रुप में है, उन्होंने रेफर करा था कि देखो आप इनसे एक दफे जो है वो हीलिंग लो तो। और हमने जी। सिर्फ 3 महीने हीलिंग करी थी, बट हमने 3 महीने दोनों जनों की हीलिंग के पैरेलल हम्म, उनको, क्या कहते हैं, काउंसलिंग भी करी थी। जी। हम्म, तो जब काउंसलिंग करी तो हमने यही, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में हमने सबसे पहले ये पूछा कि आप हमें ये बताओ कि इनके अंदर 5 क्वालिटी कौन सी हैं। दोनों जन एक दूसरे की 5 5 क्वालिटी बताओ। जी। हम्म, तो जब आप क्वालिटीज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, हम्म, तो कंसेप्शन होगा ही नहीं। हम्म, हम्म, ठीक है, ये हम्म, जेनरिक प्रिंसिपल है। जी। एक पृथ्वी पे पानी पड़ा, उसने पानी एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो पानी तो पड़ के बह गया ना। हम्म, हम अगर यूनिक बिहेवियर पैटर्न हर पार्टिकल का ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पता चलती है। हम्म, जी। शुक्र जो है वो जल तत्व है। हाँ। ठीक है, तो जी। जल जो है वो पड़ रहा है, उसको उससे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पृथ्वी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही। हम्म, अब जो एक्सेप्टेंस है वो क्वालिटीज की है। हम्म, हम्म, तो जब गणेश जी की वो क्रिएशन वाली स्टोरी जो है उसको आप देखेंगे, तो देवी जी। ने ये बोला कि मेरे स्किन के ऊपर जो इम्प्रिंट है वो हम्म, शिव ने मुझे कब कब छुआ, उस बात का है। हम्म, बोले शिव के तो दर्शन दुर्लभ है, यहाँ तो उन्होंने मुझे खुद छुआ है। हम्म, तो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया और बोले कि शिव से जागृत तो कोई है ही नहीं। हम्म, तो अगर हम्म, उस शिव में शक्ति होगी तो वो हम्म, इस उपटन पर भी उसका प्रभाव डालेगा। तो उन्होंने हम्म, अपने शरीर पर उपटन लगाया, और उपटन जी। लगाने के बाद उसको इकट्ठा कर लिया जो मैल के तौर पर जो है, हम्म, और उसमें जो है वो प्राण डाले। तो वो तो माता है, वो तो कर ही सकते हैं। तो हम्म, वो एक्सेप्टेंस था। हम्म, कभी भी आप हम्म, गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म हम्म, का स्टोरी पढ़िए, जी। इतनी सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, गणेश जी को डिफाइन कैसे करेंगे। गणेश जी को आप डिफाइन कैसे करोगे, अगर डिफाइन करना हो गणेश जी को तो आप कैसे करोगे। वार्ड वार्ड ब्रेक करके गण का नहीं 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 नहीं, स्त्री द्वारा, स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के। ऐसे तो बोलेंगे। जी। कार्तिकेय जी और गणेश जी हम्म, में डिफरेंस करना होगा हमें। हाँ। तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये हम्म, जो एफर्ट है, ये एफर्ट एक स्त्री ने एक संतान को प्राप्त करा है, बिना जी। उसके हस्बैंड के कोई भी एफर्ट के। जी। ठीक, इस हम्म, आधार पर विष्णु जी गणेश हैं, शिव जी गणेश हैं, और ब्रह्मा जी गणेश हैं। हम्म, जी। तीनों ही गणेश हो गए ना। हाँ। बस हाँ। उनकी मदर ने उन कोई भी मेस्कुलाइन आइडेंटिटी के तौर हम्म, पे नहीं है तो उसके तौर पे। तो जी। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों गणेश है।
हम्म। तीनों। हम्म। तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा ये कौन थे? ये यूनिवर्स के तीन पार्ट थे। हम्म। हम्म। यूनिवर्स के तीन पार्ट थे ना, एक यूनिवर्स, एक जो पॉइंट पे जहां से यूनिवर्स क्रिएट हो रही है, और एक वो पॉइंट जहां पर ये पूरी यूनिवर्स विलीन हो रही है। हाँ, मैं समझ गई। तीनों जब गणेश हो गए तो गणेश की पूजा इज एक्चुअली पूजा ऑफ इटर्निटी, एंटायर यूनिवर्स। हम्म। इसलिए प्रथम पूज्य गणेश बनाने का मतलब ये था कि यूनिवर्स की पूजा करनी है। हम्म। हम्म। जी। कितना सिंपल तरीके से सिर्फ एक टर्म के ऊपर आपका ध्यान गया। हम्म। तो जो मेडिटेशन या पार्ट है ना वो, मतलब मेरे को बहुत साल हो गए इस सब्जेक्ट पे काम करते करते, तो 14-15 साल जब आप एक ही चीज को लगातार सोचे हो, सोचने के लिए तो बहुत लिमिटेड मटेरियल है। बट जी। ये मटेरियल इतना डीप है कि इसमें आपका ध्यान जाए फिर और जाए फिर और जाए, एंड बुद्धि कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। जी। हाँ। अगर कंस्ट्रक्टिव बुद्धि चल रही है तो हम्म। इतनी खूबसूरत खूबसूरत डेफिनेशंस निकल कर आती हैं। तो यूनिवर्स के बारे में अगर ये है तो यूनिवर्स का मैजिक क्या है? यूनिवर्स का मैजिक है कि वो टाइम में डिफाइंड नहीं है। हम्म। जी। इतना बड़ा यूनिवर्स है, वो एक सेकंड में प्रकट हो गया, तो प्रकट होने की वजह से यूनिवर्स को हम बोलते हैं मानसिक सृष्टि। हम्म। और इस आधार पे कार्तिकेय जी को हम कहते हैं हम्म। मैथुनीय सृष्टि। तो जो डिवाइन है इन द फॉर्म ऑफ शिव और शक्ति, डिवाइन जो है दो तरह से क्रिएशन कर रहा है। एक क्रिएशन गणेश के तौर पर है और एक क्रिएशन कार्तिकेय के तौर पर है। तो जब आप उस जी। क्रिएशन को देखते हो तो आप क्रिएशन की कभी पूजा मत करो। आप क्रिएशन की हम्म। पूजा करनी है तो उसके साथ की शक्तियों के साथ में पूजा करिए। तो उसकी साथ में शक्तियां कौन सी है? रिद्धि सिद्धि। 99% मैंने जितने भी घर देखे वहां पर गणेश जी की पूजा हो रही है, रिद्धि सिद्धि की पूजा नहीं होती। हम्म। हम्म। और उन घरों की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी कभी बढ़िया नहीं होती। हम्म। तो अगर फोटो रखना है गणेश जी का पूजा घर में, तो गणेश जी हम्म। का फोटो वो रखिए जिसमें रिद्धि सिद्धि साथ में हो। जी। कार्तिकेय जी का जो फोटो रखें तो उसमें जया विजया, मेरे को तो जया विजया नाम पता है, बट उनके जो पत्नी है उनका नाम मैंने बहुत सारी जगह अलग अलग देखा है। जी। तो जब आप इस तरीके से उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तब आपको एक मेन लाइन स्ट्रीम पता चलती है। हम्म। तारकासुर का वध क्या था? हम्म। तो जब आप उस प्रोसेस में एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तब आपको पूरे उसमें एक अलग डिवाइन प्रोसेस पता चलता है। जी। जब आप किसी जगह भीतर प्रवेश ही नहीं करेंगे, मतलब मैं हम्म। हमेशा ये इंटेंशनली करता क्या हूँ, जी। मेडिटेशन कराता हूँ, मैं मेरे चक्रास को पहले आइडेंटिफाई कराता हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया। हम्म। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो मदर गॉडेस है, क्योंकि मेरे को तो एक ही चीज पता है कि मैं मेरी मदर से बाहर आया हूँ, तो मुझे मेरी जी। मदर को ही ध्यान करना पड़ेगा जितनी बार भी है। ध्यान हम्म। करने में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे पता है वो मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड है। हम्म। तो जी। मैं इसलिए मणिपुर चक्र में सबसे जी। पहले प्रवेश करता हूँ। तो मणिपुर चक्र में अब मैं अंदर पहुंच गया।
अब अंदर की हम्म, जर्नी शुरू हो गई। तो जैसे मेरे हम्म, अंदर चक्रास की फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली आई बिलीव कि मेरी मदर के अंदर भी चक्रास होंगे ही होंगे। जी, दो दैट इज नॉट नेसेसरी, पर मैं धीरे धीरे और अंदर टिल द टाइम आई रीच टू द हेड लेवल, जी, कि जहां पर मन और मन के विचार आते हैं। तो मेरी मदर ने मुझे क्यों उत्पन्न करा, मैं उस हम्म, विचार से देखूं कि भाई ऐसा क्या हम्म, हुआ कि उसके हम्म, बाद जो है मेरे को प्रकट होने के लिए किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए। अब मैं कहाँ पर था, मैं तो आत्मा की फॉर्म में था। हम्म, जन्म मेरा हुआ नहीं था, तो मैं कहाँ पर हूँ, पितृ फॉर्म में हूँ। हम्म, पितृ फॉर्म से पहले प्रेत फॉर्म होती है। तो मैं हम्म, प्रेत पितृ, और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। इस हम्म, बीच में क्या हुआ, हम्म, इस बीच में किसी ने किसी ऐसी चीज की इच्छा करी जो हम्म, मेरे उस पितृ फॉर्म से मैच करती थी, और हम्म, उस इच्छा शक्ति की वजह से जी, मैं किसी के विचार में प्रवेश कर गया, और विचार से जन्म हुआ। तो ये विचार जो है, इसको मैं शब्द कहता हूं इस तरीके से। जी, हाँ, और ये जो जन्म है, ये जन्म मेरा शब्द वाला है। तो शब्द और शब्द में फर्क है। हम्म, बट ये टर्म आपको कभी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, जबकि ये कितना सिंपल सा टर्म है। हम्म, आप संस्कृत की कोई सी भी डिक्शनरी ले लीजिए, संस्कृत के किसी भी विद्वान से पूछिए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, उसको नहीं पता होगा। जी, तो जब आप अपने धर्म ग्रंथ को देख रहे हैं, अब एक एग्जाम्पल लेकर चलिए, क्योंकि मेरा कोर डोमेन भाषा है। जी, हम्म, मैं भाषा पे काम कर रहा हूँ आज से नहीं, 15-20 साल हो गए करते करते। 2007 से तो रिलीजियसली कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है जी। आज हम सब व्हाट्सएप पे काम करते हैं। हम्म, आपके जितने भी मैसेज हैं, वो कितने जी, मैसेज प्योर उड़िया के हैं? हम्म, 10-12 साल तो आपकी शादी को भी हो गए होंगे। हम्म, पिछले 10-12 साल, और यूएस में भी आप इतने ही साल से होंगे। जी, तो अब 10-12 साल में आप अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को चेक करिए कि आपने कितने मैसेजेस जिसमें प्योर उड़िया का यूज करा हो। और उसके बाद में अपने बच्चों की लैंग्वेज को देखिए, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है और बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी वेरिएशन को स्टडी करिए। तो हम्म, भाषा तो 10-15 साल में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स 10-15 साल में इम्पैक्ट हो जाते हैं। अगर हम 2-5 हजार, मतलब अगर मैं कृष्ण और आज के बीच के टाइम को लेकर चलूं, तो 5200 वर्ष हो गए। हम्म, तो 5200 वर्ष में अगर 12-15 साल में चीजों पे फर्क पड़ता है, तो 5200 साल में कितना फर्क पड़ा होगा। हम्म, जी, और ये तो सिर्फ मैं जेनरिक टर्म पे बात कर रहा हूँ, कि हम भाषा को जिस हम्म, प्रकार से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से है। अब 5000 साल में आप जितनी बार भी दुनिया के अलग अलग कोने में गई होंगी, हर कोने में जाने पर उसकी पूरी प्रक्रिया आपको प्रभावित करती है। जी, तो मेरी भाषा जो है, उस भाषा के साथ मेरा संस्कृत का शब्दकोश, मेरा उसका उच्चारण, हम्म, उसकी लिपि, उसकी ग्रामर, उसकी हम्म, वर्ड टाइमोलॉजी, 6 पैरामीटर्स होते हैं ऐसे। कोई हम्म, एक पैरामीटर स्टैंडर्ड कभी भी रह ही नहीं सकता। हम्म, तो मैं इस सब्जेक्ट के उसमें बिल्कुल डीप फॉर्म में देखना शुरू करा कि अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल ही पूरी दुनिया चल रही है आज उस पे। हाँ, जी,
सो ह्यूमन, वो कह रहे हैं ना हम ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, इनके फरिश्ते नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि लैंग्वेज की डेप्थ कितनी ज्यादा है। हम्म, ये, तो जब मैं किसी चीज पे विचार करता हूं तब मेरे शब्द उत्पन्न होते हैं, ये न्यूरो ये, का डोमेन हो गया। बट वो हाँ, कौन सी चीज है जो क्रिएशन करती है? हम्म, मैं और आप अभी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कर रहे हैं। जी, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स की वजह से लैंग्वेज है। हम्म, ठीक है। बट हम्म, अगर थॉट्स क्रिएट ही नहीं होंगे तो क्या एक्सचेंज पॉसिबल है? हम्म, तो भाषा शुरू कहाँ से होती है? भाषा शुरू होती है विचार की उत्पत्ति से। हम्म, जी, विचार उत्पन्न कैसे होता है? मैं पैदा हो गया, ठीक है, बट हम्म, मैं जब अपनी मदर के अंदर जाऊंगा, उन्होंने ऐसी क्या इच्छा करी होगी कि मैं पैदा हो गया? विचार की उत्पत्ति। मैं तो एक विचार हूं ना। जी, अभी हूं, अभी चला गया, दुनिया ने जलाया, राख बहाई, काम खत्म। हम्म, उसके बाद मेरे साथ क्या हो रहा है वो कहीं हम्म, कोई चीज के तौर पे नहीं है, उसके पहले क्या हो रहा है कोई नहीं। मैं जितनी हम्म, देर सामने हूं एक शरीर के रूप में, उतनी देर ही मैं महसूस हो सकता हूं ना। जी, बट आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इससे पहले वाली स्टेज कौन कौन सी है? इसलिए किसी ने लिखा कि चामुंडा शव वाहन है। हम्म, उसका मतलब हम्म, यह है कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं उसके बाद भी, और जब तक मेरा जन्म नहीं होता, हम्म, हम्म, उस पूरी साइकिल में चामुंडा मुझे धारण करती है। अब जो लोग इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करें कि हाँ मैं शमशान घाट में जाऊंगा, वहां पर जो है मंत्र जाप करूंगा, तो वो उनकी बुद्धि की वो है ना। इसका मतलब बिल्कुल कुछ और है। तो आप जब कभी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी डीपर डिटेल्स को देखना काम होता है। तो सब्जेक्ट रिसर्च में आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिलती हैं, बशर्ते आप किसी भी तरीके की रूढ़ी में इन्वॉल्व ही ना हो। अगर आप अच्छा सोच लेकर चलेंगे, मतलब मैं जिस तरह से सोचता हूं, मुझे अभी तक तो कोई दूसरा व्यक्ति मिला नहीं कि मैं बोलूं कि हाँ ये व्यक्ति इस हम्म, तरीके से सोच सकता है। तो वो जो सोच वाला जो एलिमेंट है वो तो बहुत ही यूनिक है। बट वो यूनिक इसलिए है क्योंकि वो श्रद्धा और बुद्धि जो है, मतलब मैं किसी भी फॉर्म में डिवाइन को खराब देख ही नहीं पाया। और जब मैं उसको खराब नहीं देखता था तो हम्म, फिर मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस मिलता था। तो हम्म, मेरे जितने भी मेडिटेशन है उनमें गर्भिणी मेडिटेशन जो है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेडिटेशन। जी, हम्म, गर्भिणी मेडिटेशन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, आपका बच्चा आज कैसा भी सही, आप हम्म, गर्भिणी मेडिटेशन करिए और उस थॉट से अपने आप को कनेक्ट करिए। जब पहली बार वो बच्चे के बारे में, तो आप हम्म, डेट्स आइडेंटिफाई करिए। अच्छा ये जी, बच्चा इस डेट पे पैदा हुआ था, उससे 9 मंथ पीछे जाइए, उस टाइम एनवायरनमेंट को, उस 1 महीने को या 3 महीने को आप ऑब्जर्व करिए। हम्म, हम्म, तो जब आप उस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस, इस तरीके के मेरे विचार उन उस टाइम पर थे। हम्म, उसमें आप कोई भी एस्पेक्ट लेके चल सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का बच्चा जो है वो खाना खाने में बहुत परेशान करता है, तो आप देखेंगे उस समय भोजन की अरुचि सबसे ज्यादा होगी। हम्म, सबसे कम
खाया होगा। हम्म, और हम लोग तो देखते थे, मतलब हम्म, जब नंदनी हुई थी हमारे घर में, तब उस टाइम पर जो है वो आरती जम्मू की है, तो वहां पर जो है प्याज मिर्च मसाले और ये वो वहां का पंजाबी खाना जैसे होता है उस तरीके का था। हम्म, जब वो इधर आ गई तो हमारे यहाँ तो टिपिकल यूपी वाला भोजन होता है, तो वो उस जी, तरीके से चला। तो उसको खाना पसंद ही नहीं आता था, तो खाना पसंद नहीं आता था तो वो खाती ही कम थी। हम्म, अब जब अनिरुद्ध हुआ तब हम बनारस में थे, तो बनारस में जो है वो खुद ही खा बनाकर खाना पड़ता था। मैं और वो अकेले ही रहते थे, जॉब में था मैं वहां पे। हम्म, तो वहां पर जब भोजन पकाने की बारी आई तो उसे खुद ही करना था। तो उसको जो मन करता था, जो मिर्च मसाले ये वो डालने के तौर पे था, वो खुद ही डालती थी। अनिरुद्ध बिल्कुल परफेक्ट फूडी है। उसको खाने में जरा सी भी कमती बढ़ती चीज होगी तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आती। नंदनी जो है वो उसके तौर पे उसको वो है, उसको खाना खिलाना ही एक अपने आप में एफर्ट होता था। बाद में धीरे धीरे जो आप जैसे ग्रूम करो वो वैसा चेंज आ जाता है, वो एक अलग पार्ट है। बट मैं कह रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने चीजों के एनवायरनमेंट के कितने इम्पैक्ट होते हैं। और ये तो हमारा टेस्टेड है कि हाँ ये वाली चीज इस तरीके से होती है। हम्म, नंदनी के टाइम पे जब हम हॉस्पिटल में गए हैं, तो हमारे घर से एक हनुमान मंदिर जो था वो शायद 3 या 4 किलोमीटर दूर था, मे बी मोर। तो हम पहले पैदल पैदल दोनों जने वहां तक गए। हम्म, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हम्म, और वो यहाँ का सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो हमें तो यही पता था कि हमारे घर में लड़का होगा, लड़की का वो ही नहीं था। तो सब जनों ने यही बोला था लड़का होगा लड़का होगा। हम भी हनुमान जी के मंदिर में चले गए। जब उसको बाद में नंदनी को देखा, अरे यार ये तो जो है बिल्कुल, इसको तो डर ही नहीं लगता, सारी की सारी चीजें हैं। तब फिर लगातार फिर आरती ने दुर्गा माँ की पूजा करी। तब वो ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी वो शी इज फियरलेस। हमें भले ही उसकी चिंता हो किसी भी चीज को, वो तो सोचते भी नहीं। तो जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब आपको सारी की सारे डॉट्स दोबारा कनेक्ट होंगे। और डॉट्स कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान नहीं जाए उन चीजों के ऊपर या कोई ध्यान ना दिलाए, वो ये अलग बात है। बट अगर कोई ध्यान दिला रहा है तब तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जी, हम्म, गाइडेड मेडिटेशन में जाने का बेनिफिट तब है, गर्भिणी जी, मेडिटेशन को खास तौर पे करने के लिए, कि आप अंदर जाएं और उस हम्म, विचार को आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये चीज की वजह से ये बिहेवियर पैटर्न में फर्क आया। जी, फिर उसको जाकर रिपेयर कर दें। तो उस थॉट को कनेक्ट करें और उसको रिपेयर कर दें। जैसे ही आप थॉट रिपेयर करेंगे, आपको लिविंग वर्ल्ड में उसका चेंज देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज टेस्टेड, मतलब मैं कितने लोगों के ऊपर चेक कर चुका, जी, वो उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज में आप जिस हम्म, किसी व्यक्ति के तौर पर ये लेकर चलते हैं कि हाँ ये इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम्म, सीरियस जी, एंजाइटी इश्यूज है, हम्म, कैसा भी एंजाइटी इशू हो, उसका फोटोग्राफ लीजिए और उस पे हम्म, श्रीम लिखना शुरू कर दीजिए रेड कलर के पेन से। जैसे ही जी, आप वो करेंगे, हम्म, आपको वो फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे, जी, मतलब 43 डेज की साइकिल्स में करेंगे तो हम्म, उसका डीपेस्ट पैटर्न भी होगा अगर, वो भी क्लीन हो जाएगा। जी, हम्म, क्योंकि आप पुरुष चरण जैसी एनर्जी पूरे हेड रीजन में डाल रहे हैं। हम्म, हम्म, फोटोग्राफ में जब आप लिखेंगे तो आप एक पेज पे जैसे बारीक बारीक लिखते हैं, तो अब इसमें अगर 50 पार्ट करने हो तो ठीक है। बट अगर हम्म, इसके 3,000 पार्ट, मतलब एक फोटो के ऊपर आपने 3,000 बार बीज मंत्र लिखा,
फिर उसके जी। और 3,000 लिखे अगले दिन, फिर और लिखे। ऐसे हम्म। करके जब आप वो करते जा रहे हैं तो आप हम्म। देखेंगे डीपर लेवल पे कितना चेंज हो रहा है। और हम्म। हर एक न्यूरॉन, जी। उसका जो भी पैटर्न है, मतलब हम्म। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, जब आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगी तो देखिएगा जैसे सेल से टिश्यू बनता है, जी। तो न्यूरॉन से जुड़ने से क्या बनता है। एक सेकंड में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन से न्यूरॉन टिश्यू विच इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जो बंडल्स होते हैं उनको कहते हैं एक्सॉन्स। बंडल्स ऑफ एक्सॉन को कहते हैं नर्व ट्रैक्ट्स। जी। नर्व ट्रैक्ट्स के बाद न्यूरॉन से न्यूरॉन का कम्युनिकेशन, कनेक्ट अच्छे से। इसको कहते हैं साइनेप्स। हम्म। न्यूरॉन से न्यूरॉन के कम्युनिकेशन को कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स कैन बी categorized into different types based on their function and location. सो कहने का मकसद है, जिस जी। तरीके से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से हाँ, बात कम्युनिकेट करता कर। है, हम्म। कम्युनिकेट करता है, वैसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से करता है। जी। बट वो क्वेश्चन अभी भी वैसे ही रहा, हाउ थॉट इज क्रिएटेड, और व्हाट क्रिएट्स अ थॉट। हम्म। और जब आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे और जी। न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ेंगे, इस पार्ट को रिजॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है। हम्म। बिकॉज इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति का हेल्थ जी। सिस्टम को ऑल्टर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, क्यों टूटी, हाथ हम्म। की ही क्यों टूटी, पैर की क्यों नहीं टूटी। हाँ। आप कहेंगे जी एक्सीडेंट हो गया, पैर ही गिरा था, हाथ नहीं गिरा। नो, हड्डियों की क्रिएशन यूनिफॉर्म है। किसी हम्म। एक जगह पर फोर्स डालने से एक जगह की हड्डी टूट रही है, दूसरी जगह पर फोर्स डालने से दूसरी जगह की हड्डी नहीं टूट रही। हम्म। जी। विच मीन्स कि देर इज समथिंग विच इज मिसिंग इन दैट एरिया।
हाँ। तो जब मेरा एयर एलिमेंट वीक हो रहा है तो मेरे शोल्डर्स और हाथों पे फर्क हो रहा है, मेरा फायर एलिमेंट वीक हो रहा है तो मेरे पैरों पे फर्क आ रहा है। हम्म, जी। तो जब कभी कोई चीज हो रही है, और ये सब कुछ न्यूट्रिशन बेस्ड है, मतलब जी। आप, ये थोड़ी है कि आप जब खाना खा रहे हो तो हाथ और हम्म, पैर सोच के थोड़ी खा रहे हो, आप तो खाना खा हम्म, रहे हो। हम्म, और बोन्स भी माइक्रॉन्स के तौर पे क्रिएट होती है एक दिन में, तो ये नहीं कि भी पैदा हुए और इतनी देर में ये वाली पूरी हड्डी बन गई। तो ये जो एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, जी। ये जो एस्पेक्ट ऑफ चीजों का टूटना खराब होना है, हम्म, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग स्ट्रक्चर। और थिंकिंग मतलब व्हाट आर दी थॉट्स यू आर क्रिएटिंग। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि सेल्फिश और सेल्फलेस। मेरे को ऑलमोस्ट 14 साल हो गए मेरठ में। मेरा फिनेंशियली बहुत खराब पीरियड रहा ही है, मुझे कभी उसके तौर पे नहीं। तो मेरा चिंतन में आया कि भाई पीरियड खराब है तो क्यों खराब है, फिनेंशियली खराब है। तो फिनेंशियल के लिए अधिष्ठात्री होनी चाहिए लक्ष्मी जी, लेकिन मैं दाएं बाएं सारे मंदिरों में जा रहा था। तब फिर मैंने डेलिबरेटली लक्ष्मी जी के बारे में सोचा। तो दुर्गा सप्तशती देखी तो उसमें प्रिंसिपल डाइटी महालक्ष्मी है। तो मैंने कहा पूरे जी। यूनिवर्स को क्रिएट करने वाली महालक्ष्मी है, और हमें हम्म, स्टोरीज अलग अलग बताई गई हैं। हम्म, तो मुझे पता चला कि एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था बाय डिवाइन ग्रेस बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था। मैं उस समय हाय हाय भी कर सकता था, भगवान तेरे से बेकार कोई नहीं, मुझे पैसे पैसे को मोहताज कर दिया। लेकिन, और हो सकता है बहुत बार मैंने बहुत नाराजगी में कुछ उल्टा सीधा भगवान को बोला भी होगा, बट बार बार क्योंकि मैं ये दुर्गा सप्तशती और ये सब देखता रहा और इसके एक एक मात्रा एक एक एस्पेक्ट को देख रहा था, तो वो डिवाइन से कनेक्ट होने पर और डिवाइन के बारे में अच्छा सोचने पर डिवाइन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। तो थॉट क्रिएशन जो है, उस उसको आप नोट कर लीजिए। आप थॉट क्रिएशन पे जितना ज्यादा सोचेंगे उतना पे साइनैप्स और इन सब चीजों को एड्रेस कर पाएंगे, नर्व ट्रैक्ट्स को एड्रेस कर पाएंगे। आप किसी का जब भी बुरा सोचते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से के साथ, बहुत ज्यादा डिजायर्स के साथ, आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके हार्ट की वेन्स के अंदर ब्लॉकेज आ गई। महिलाओं को वेरिको वेन्स की प्रॉब्लम होती है, वेरिको वेन्स में भी एक तरीके की ब्लॉकेज होती है। तो वेरिकोज को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको फिर एक बिहेवियर पैटर्न, ऐसे करके बीमारी को एक बिहेवियर पैटर्न से कनेक्ट करिए। तो इसके लिए वो लुइस हे वाली किताब है, कि हाँ। लुइस हे से आपको ये पता चल सकता है कि कौन हाँ। सी बीमारी का कौन सा थॉट है। उस थॉट के इर्द गिर्द जो है आइडेंटिफाई करिए क्या चीज है जिसको ब्रेक किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी चीजों का ध्यान करना, दैट इज नॉट सफिशिएंट, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर एक हिडन इंफॉर्मेशन है। जी। उसमें से भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पड़ेगा। जी। अब देखिए ना कितनी सारी चीजें निकल कर आई, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ये हमें सब पता है, लेकिन ये सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के पैरेलल न्यूरॉन्स के लेवल पर क्या चल रहा है। तो हमारी 3 डोमेन है, उसको आप जब आइडेंटिफाई करेंगे, एक इंफॉर्मेशन है विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ न्यूरॉन, एक एनर्जी है, और एक मैटर है। तो मैटर को आप बॉडी पार्ट मान लीजिए, एनर्जी को कम्युनिकेशन मान लीजिए। भाई आप बात कर रहे हैं तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये
इंफॉर्मेशन एज पर न्यूरॉन। कंप्यूटर में उसको कहेंगे रैम रोम वगैरह, जो कुछ भी बनती है उसके हिसाब से। एंड फाइनली कौन से बॉडी पार्ट से ये कनेक्टेड है? सेंट्रल थॉट क्रिएशन जो है इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोसेस। इस एक पार्ट को जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे, एक अलग एस्पेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द मिसिंग पार्ट, मतलब इस पार्ट की नॉलेज साइंटिफिक वर्ल्ड हम्म, में नहीं है। जी। तो जब हम उस एस्पेक्ट से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो भी यूनिवर्स है, हम्म, इस यूनिवर्स का कोई ना कोई क्रिएटर है। दोज हु से यस और दोज हु से नो, जो यस कहते हैं वो आस्तिक है, जो नो कहते हैं वो नास्तिक है। सो फंडामेंटली आस्तिक और नास्तिक में कोई खराब या अच्छे वाला पॉइंट नहीं है। डू यू बिलीव इन यूनिवर्स, यस और नो? हम्म, तो डू यू बिलीव इन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यस और नो? तो हम्म, आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हो, वो एक थ्योरी है। आपने देखा तो है नहीं पृथ्वी के बाहर जाकर, जो दूसरों ने देखा उसी की बात तो आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं। जी। हम्म, हम्म, भाई आप ही तो कह रहे हैं ना कि वो एक नासा में बड़ा सा टेलीस्कोप है, वो जी। टेलीस्कोप देखता है, इतने बिलियन ईयर्स तक देखता है। आपने खुद हम्म, जाके तो नहीं देखा ना उतने बिलियन ईयर्स के दौर पे। इट इज ए स्टोरी। हम्म, कि जैसे अर्थ और सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सारे हैं। हम्म, तो थ्योरी के अपने लॉजिकल थॉट्स हैं कि हाँ भाई, आप स्टार्स तो देखते ही हैं, स्टार्स के पैटर्न देखते हैं। स्टार्स के पैटर्न से किसी ने कॉन्स्टलेशन की थ्योरी दे दी, तो आपको 27 नक्षत्र या 108 नक्षत्र पता चल गए, विच इज ए 3 डायमेंशनल मैपिंग। ऐसे करके सब कुछ थ्योरी ही है। बट जब थ्योरी का एंड होता है तो हम कहते हैं कि हाँ एक यूनिवर्स है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो, मतलब बेसिकली टर्म क्या है, ब्रह्मांड। अब यूनिवर्स की थ्योरी में और ब्रह्मांड की थ्योरी में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है, हेयर वी कंसिडर दिस एज ए एग, जी। हियर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एग। एग फूटता है तो उसमें से बच्चा बाहर निकलता है, वो बच्चे को ब्रह्म कह रहे हैं। कि हमने माइक्रोकॉज्म में और मैक्रोकॉज्म में एक ह्यूमन बिहेवियर देखा है। विरेज जो यूनिवर्स की थ्योरी जो है, इट इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन, इट डजंट बियर अ ह्यूमन शेप। यहां हमने उसको पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के हिसाब से जी। उसको एक शेप दी है, लिविंग शेप। तो जब मैं जिसको देख रहा हूं, उसको देखने के बाद, उसके पैटर्न को स्टडी करने के बाद, उसके बिहेवियर को देखने के बाद, उसको बारीक से बारीक चीज से उठाकर डीपेस्ट फार्देस्ट पॉइंट तक, जहां तक कि मैं सोच मेरी जा सकती है, हाँ, वो फार्देस्ट पॉइंट तक सोच जाना, आप कहाँ कितनी दूर तक सोच सकते हो? तो सबसे दूर क्या है? बोले जी सबसे दूर जो है वो चिन्मय है। फार्देस्ट पॉइंट तक सोचना मतलब आपकी सोच जहां तक जाए, आखिरी पॉइंट पर भी जब आपको ईश्वर दिखता है तो वो उस ईश्वर से कनेक्शन जो है, उस फार्देस्ट पॉइंट का जो कनेक्शन जो है उसको चिन्मयी कहते हैं। आपने मुझे बोला था ना भी कुछ दिन पहले कि ये इसमें जो मीनिंग आया है वो क्या मीनिंग हाँ, है, हाँ, ये उसका मीनिंग है। एकदम से देखिए याद आ गया।
हम्म, सो हमारे यहाँ जो पार्ट है वो बहुत प्रोडक्टिव और हेल्दी चिंतन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये वाली चीज नहीं है, तो इसलिए जो है हम पहली चीज आइडेंटिफाई करते हैं फिलॉसफी। आप क्या सोचते हैं इस यूनिवर्स या उसके क्रिएटर के बारे में। जी, फिर आता है वेद और तंत्र, इसको कहते हैं वेदांग। पर इसमें वेद और तंत्र दोनों इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोसेस में। फिलॉसफी को कहते हैं दर्शन। और क्योंकि इंफॉर्मेशन, एनर्जी हाँ, और मैटर तीन चीजें हैं ना, जी, तो थर्ड पार्ट जो है वो पार्टिकल साइंस होगा, उसको कहते हैं पदार्थ। जी, 6 पदार्थ होते हैं, 6 वेदांग होते हैं और 6 दर्शन होते हैं। तो जो 6 फिलॉसफी हैं वो है योग, सांख्य, न्याय, ओ सॉरी, वैशेषिक, न- न्याय, मीमांसा, वेदांत। ये 6 हो गई हमारी फिलॉसफी। इन 6 का मतलब क्या है? इन 6 का मतलब है, मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मेरे को ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ऐसे करके मल्टीपल बॉडीज पता चलती हैं जो एक साथ काम कर रही है मेरे ही शरीर में। तो वो, उसको मैं योग कहूंगा। जी, जी, मैं एक हूं या मल्टीपल हूं? तो अपने आप को जानने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? जब आप कहते हो अरे मेरी ग्रॉस बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन मूव करने वाला तो कोई सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर है तो किसी ने तो इस डिजाइन को बनाया होगा। जिसने ये डिजाइन को बनाया, उस वो उसका क्रिएटर कौन है? सॉफ्टवेयर बनाने वाला क्रिएटर कौन है? हार्डवेयर बनाने वाला क्रिएटर कौन है? क्योंकि अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो क्रिएटर तो होगा ही होगा ना। जी, तो एक क्रिएटर है, मल्टीपल क्रिएटर है, ऐसे करके मैंने सबसे पहले जिस टर्म को ऑब्जर्व करा वो योग थी। विच डजेंट मीन द एक्सरसाइजेस पार्ट विच यू डू, जिसको जी, आसन कहते हैं। वो योग आसन वाली कहानी बहुत आगे बढ़ गई, जी, उसकी वजह से दिक्कत है, फिलोसफिकली नहीं समझ में आता। अब आप एक हो कि अनेक हो? तो एक और अनेक से बनता है काउंट। काउंट का जी, टर्म संस्कृत का जो है वो संख्या है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करते हो, संख्या से फिलॉसफी बनी सांख्य। सो आपने सबसे पहले अपने आप को कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जर्व करा। कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जर्व करने के बाद आपने काउंट के ऊपर ध्यान दिया। तो जब आप काउंट पर जाएंगे तो आपको प्रत्येक प्रत्येक काउंट के ऊपर एक विशेषता पता चलेगी। उस विशेषता से बना वैशेषिक दर्शन। अब आपको ये पता चल गया कि मेरे अंदर ये लेट से 25 चीजें हैं, तो वो 24 क्यों नहीं है और 26 क्यों नहीं है? यानी हर एक काउंट के लिए आपके पास में कोई जस्टिफिकेशन होगा। वो जस्टिफिकेशन जो था वो था न्याय। व्हाट जस्टिफाइज समथिंग, मतलब कोई ना कोई तो एक, भाई मैं और आप दो अलग अलग हैं, बट व्हाट इज द बेसिस? तो आप बेसिस आइडेंटिफाई करेंगे ना उसके तौर पे। जब आप बेसिस आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको उसकी यूनिकनेस पता चलेगी, विच इज द विशेषता। जी, आप और मैं दो जने हैं, ठीक है? हम दोनों आइडेंटिफाई करें एक दूसरे की यूनिकनेस, तो वो विशेषता का पार्ट हो गया ना।
जी। पर जी। आप और मैं दो हैं कि एक है? जी। हम्म। बोले जी, आप भी आत्मा से उत्पन्न हुए हो, मैं भी आत्मा से उत्पन्न हुआ है, तो इस कहानी के तौर पे हम दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि हम दोनों की सेम मदर है। तो जी। आप ये अलग अलग रिलेशनशिप्स, अलग अलग एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1+1 = 2 और समथिंग एल्स। सबसे पहले हम्म। आपने योग को आइडेंटिफाई करा ना। जी। योग से बना काउंट। हम्म। काउंट के बाद प्रत्येक काउंट की यूनिकनेस, कि भाई हम्म। 0 और 9 इनके बीच में जो वेरिएशन है वो एक काउंट बना रही है। हम्म। तो ये काउंट में हर एक की क्या यूनिकनेस है। हम्म। तो जी। न्यूमरोलॉजी ने इसी के ऊपर, हर नंबर के ऊपर भी एक बिहेवियर पैटर्न आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा, आप इस डेट पे पैदा हुए हैं तो ये, तो वो नंबर के साथ में विशेषता आ गई। नाउ व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, यानी उसका न्याय क्या हो गया? अब जब आपको सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं दिख रही हैं, जी। उन विशेषताओं का चिंतन मनन जो है वो मीमांसा कहलाता है। इसका चिंतन मनन क्या है? जी। चिंतन मनन का मतलब ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। इसकी कंप्लीट फॉर्म को मीमांसा कहते हैं। अब यहां हम्म। बात किसके बारे में हो रही है? यूनिवर्स के क्रिएटर के बारे में बात हो रही है। हम्म। आस्तिक मतलब हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर क्रिएटर है। तो हम जब हम्म। यूनिवर्स को देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिखते हैं। अब हमें हम्म। हर पैरामीटर में विशेषता दिख रही है। जस्टिफिकेशंस भी वैसे ही के वैसे ही आते जा रहे हैं। हम्म। फाइनली हमारी भाषा का अंत हो जाता है, मतलब हमारी भाषा मौन हो जाती है। वी बिकम जी। सो मेस्मराइज्ड। जी। अरे इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, सिर्फ हम्म। विशेषता ही विशेषता दिख रही है। तो मेरी भाषा का अंत होता है, मतलब आई एम अनेबल टू स्पीक, आई एम मेस्मराइज्ड। उस टर्म को कहते हैं वेदांत, वेद का अंत। अब वेद और अंत दो टर्म है, इसमें संधि भी है, समास भी है। वेद का अंत, वेद है अंत जिसका, एंड थर्ड इज, सॉरी, वेद और अंत, वेद का अंत, और वेद है अंत जिसका। तो वेद है अंत जिसका इज इनर डायलॉग। सो व्हेन आई एम इन माय मदर्स वूम, जी। मेरी तो स्पीच क्या, टंग भी डेवलप नहीं हुई। हम्म। बट जब जब मैं थॉट प्रोसेस में कोई विचार कर रहा हूं मेरी मदर से, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चीज मुझे मेरी मदर फीड कर रही है। ये इनर डायलॉग जो है, इसको वेद कहते हैं। और जब मैं बाहर आ जाता हूं और चीख चीख के रोता हूं कि मुझे तो वो मेरे अंदर वाली मदर चाहिए थी, वो मदर की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है, तो मदर बच्चे को उठाती है और अपने हार्ट से बिल्कुल उसमें चेस्ट से चिपका लेती है। जब वो चेस्ट से चिपकाती है तो वो वही हार्ट बीट सुनता है जिसकी उसे 9 महीने तक आदत थी। और क्योंकि वो वही हार्ट बीट सुनता है जो उसने अंदर सुनी थी, तो वो कहता है अच्छा, नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स। सोचिए कितना यूनिक सा पॉइंट है। पर कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, हमें पता चलता है कि अभी तो रो रहा था, अभी चुप क्यों हो गया। उसके लिए तो रोना भी एक एक्टिविटी है, पहली बार हुआ है उसकी लाइफ में। वो पहली बार रोया, क्यों रोया? वो पहली बार चुप हुआ, तो क्यों चुप हो गया एकदम से? बिकॉज उसका जो इनर कनेक्शन था, वो इनर कनेक्शन वहां पर था। आप किसी भी दो लोगों में लड़ाई झगड़ा देखिए, तो आप देखेंगे उनके पास में गुड मोमेंट्स नहीं होते।
दो सगे भाई हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। उनके साथ में कोई घर का बड़ा व्यक्ति बैठे और उन दोनों को ये याद कराए कि तुम दोनों ने अपनी लाइफ में कितने गुड मोमेंट्स शेयर करे, तो पता चलेगा उन दो लोगों के बीच में कभी कोई गुड मोमेंट था ही नहीं। तो गलती किसकी हो गई? घर के एल्डर्स की। पर आप एक घर में पैदा हुए, एक साथ एक दूसरे के साथ टॉयज लेके खेले, एक साथ लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट करा, तो जब आप वो सारी स्टोरी लाइन को बार बार रिकॉल करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये बॉन्ड है। सेम वे आप मदर के अंदर भी रहते हो, तो उस टाइम पर भी आपको वो बॉन्ड ही पता चलता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जहां पर भी आप देखें कि बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, इसका मतलब माता पिता ने उन बच्चों के साथ कोई मीनिंगफुल बॉन्ड ही नहीं बनाया, एक मशीन का जीवन रखा। तो वन शुड ऑलवेज क्रिएट अ मोमेंट जहां पर कि बच्चे को गले लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को हग करेंगे लगातार, उनको एक रेगुलर इंटरवल्स में, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, दैट डजेंट मैटर, भाई बहन है उनके तौर पे, मतलब इवन अप टू अ लेवल ऑफ हस्बैंड वाइफ, वो हग करना एक मीनिंगफुल मोमेंट है। तो जब हम उस प्रोसेस में जाते हैं तब हमारा टच जो है वो हमारे को वो मीनिंगफुल पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट करता है। रिलेशनशिप कभी नहीं ब्रेक होगा। रिलेशनशिप ब्रेक कब हो रहा है? जब उसमें कोई मीनिंगफुल मोमेंट का इंटरेक्शन ही नहीं है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहां पर जो पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन है वो सिर्फ यूनिवर्स का क्रिएटर है। यूनिवर्स का क्रिएटर समझ में ही कैसे आएगा जब आपको आपकी मदर ही नहीं समझ में आ रही? आएगा ही नहीं। आप उस जर्नी को ऑब्जर्व करिए जिसमें आप पैदा हुए, उसी जर्नी को यूनिवर्स में ऑब्जर्व करिए। आपकी तो भाषा ही नहीं डेवलप हुई। अब कोई किसी से पूछे वेदांत क्या होता है तो वो समझा ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें सब लोग करते हैं, ओ वेदांत का मतलब, जहां पर जिसके बारे में वेद में भी नहीं लिखा, दैट्स द जेनरिक टर्म यू गेट। और ये छह फिलॉसफी इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। अगर एक भी दूसरा व्यक्ति इतने सिंपल तरीके से बता पाए तो आप जरूर मुझे बताना, क्योंकि मैं सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो जितने भी सो कॉल्ड लोग हैं जो इस पूरे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट तक पहुंच ही नहीं रहे। अगर कोई चीज आपको पता है तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उसे बताने में। आपको पता ही नहीं है, तभी तो आप लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे ना। मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने भी पूछा ये, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, न्यूरॉन से क्या बनता है। क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, नहीं पता होता तो चुप रहते हैं, दूसरा वो होता है जिन्हें नहीं पता लेकिन उन्हें बताना है सबको कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन ही कैसे पूछ लिया जो मुझे आता ही नहीं। तो वो कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। आप हमारे जितने भी, हमारे नहीं, दुनिया के कोई से भी फिलोसॉफिकल प्रोसेस में आप जाइए, क्वेश्चन करिए, पता ही नहीं है। क्योंकि मैं मेरे गुरुजी की गुफा में जाने की कहानियां सुनता रहा, मैं कभी खुद गुफा में गया नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो कितने वैल्यूएबल थे? चलो मैं गुफा में तो नहीं गया, मदर्स वूम में तो गया मैं। मुझे मदर्स वूम के ही एक्सपीरियंसेस नहीं पता। एक्सपीरियंस क्यों नहीं पता? क्योंकि वहां पर वो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट है ही नहीं। ब्रह्मांड टर्म की यही ब्यूटी है।
कि जब मैंने छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़ी से बड़ी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करा, आई रियलाइज दैट देर इज ए सुप्रीम एग देयर, जो पहले बना और फिर उसके बनने के बाद जो है ये पूरी यूनिवर्स पैदा हुई। हम्म, अब कितना ब्यूटीफुल कोरिलेशन है फ्रॉम अ मदर एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव। तो ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये हमारे सिस्टम में मिसिंग है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो जब ये छह फिलॉसफी बन गई, हम्म, तो फिलॉसफी का जो बेस जो था वो था वेद और तंत्र। उसके लिए टर्म बनी वेदांग। वेदांग के भी छह पार्ट थे। अब वेदांग का मतलब वेद का अंग, वेद मतलब वेद भाषा, लैंग्वेज ऑफ थॉट। इसके छह पार्ट थे। पहला पार्ट था शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, फिर छंद, फिर निरुक्त, फिर ज्योतिष। जब मैंने देखा इसको थोड़ा सा मैंने ऑर्डर में कर दिया। मैंने कहा शिक्षा और छंद, व्याकरण और निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। शिक्षा इज आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। साउंड का मतलब होता है शब्द और शब्द। ये दोनों के बीच में आर्ट एंड साइंस को आइडेंटिफाई करना, ये विचार है, हम्म, ये शब्द है, उच्चारण। जी जी। तो जो विचार है उससे टर्म बनाए वेद, हम्म, जो शब्द है उससे टर्म बनाए तंत्र। मेरे शरीर में ये आवाज कहां से आ रही है? अ, हम्म, आ, ई, ई। तो जी। जो मेरे शरीर में आवाज का पैटर्न जो है, क्या हम्म, वो यूनिवर्स के क्रिएटर के अंदर भी वैसा ही है? हम्म, जी। शब्द की बात हो रही है। हम्म, विचार जो है वो माइक्रो लेवल पर भी है। लेकिन जब शब्द की बात आई तो मैं कह रहा हूं कि मैंने बोला ओम या श्रीम या श्री, वो कहाँ हम्म, कितनी दूर तक जा रहा है। जी। हम्म, अब मैं उच्चारण जो कर रहा हूं वो एक पार्ट है, बट मैं उच्चारण मन से कर रहा हूं। हम्म, मैं मेरे मदर वूम में जाकर उस थॉट को जैसी चैंट कर रहा हूं, इमीडिएटली मदर जो है मुझे वो सारी की सारी चीजें बता रही है। हम्म, भूख लग रही है, मेरे हाथ कहाँ हैं। मैं हम्म, चीख रहा हूं ना, इनर इनर फाइट है। इनर फाइट जी। क्यों है? क्योंकि मैं जब जीवित था तो मेरा एक शरीर था, मैं मर गया, मेरा शरीर जला दिया, हम्म, मुझे पुनः शरीर चाहिए। तो वो हम्म, इनर फाइट है। चामुंडा यहां पर भी थी, हम्म, चामुंडा यहां पर भी थी, यहां भी थी और यहां भी थी। चामुंडा तो तीनों ही जगह थी। हम्म, तो जैसे जैसे मैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन में गया, वैसे वैसे मतलब मैंने इच्छा करी, मेरे हाथ नहीं है तो हाथ आ गए, पैर नहीं है तो पैर आ गए। हर वो चीज जिसकी मैं इच्छा करता गया, एक मंथली साइकिल में हम्म, वो मेरे भीतर प्रकट होती रही। प्रकट करने के लिए एक नेचुरल न्यूट्रिशन चाहिए था। हम्म, नेचुरल न्यूट्रिशन किसने दिया? विश करते ही मेरी मदर ने दिया। जी। मैं मेरी हम्म, बात समझा पाया?
कि जी। ये जो जर्नी है इसका ऑब्जर्वेशन किस तरह से चल रहा है। तो वेद और तंत्र फंडामेंटली डिवाइन हम्म, एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना ही है। जी। आगे बढ़ते हैं। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड था मेरा वेद और तंत्र का पार्ट। इसके जब वेदांग बने तो शिक्षा जो है आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड है। हम्म, उसके बाद आया आपका छंद। छंद इज म्यूजिकल इटाइमोलॉजी, म्यूजिकल रिदम। कि मैंने जब उस आर्ट एंड साइंस को समझा तो जी। म्यूजिक म्यूजिक जैसी फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। तो जब आप छंद गाते हो तो छंद में एक पैटर्न होता है। वो हम्म, पैटर्न जो है उसकी साइंस जो है वो छंद से पता चलती है। यहाँ पर टेम्पो या ताल टर्म आती है। हम्म, ठीक है जी। फिर आया व्हाट इज द ग्रामर, रूल ऑफ द गेम। ग्रामर का मतलब रूल्स होता है, रूल्स ऑफ द गेम। हम्म, इसको आप क्या कहते हो, व्याकरण। मतलब अ प्लस अ आ हो गया, अ प्लस ई ए हो गया। ये कैसे हो गए? दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम। तो आप रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं हम्म, उसको जब फाइन ट्यून करके और देखा गया तो ये अ जो है वो अ ही क्यों है। ये अ ही क्यों है। ये आंसर है निरुक्त के अंदर, ओरिजिनल इटाइमोलॉजी। जैसे आप बोलते हैं ना रूट वर्ड, तो वो रूट वर्ड जो है उसमें नॉलेज साइंस का साइंटिया कहते हैं। क्यों कहते हैं बोले जी, लैटिन में रूट वर्ड है साइंटिया, उससे वो साइंस टर्म बनी है। तो रूट वर्ड का क्या बेसिस है? तो दुनिया की सारी भाषाओं में ये रूट वर्ड का बेसिस नहीं दे रखा, सिर्फ भारत की संस्कृत भाषा के अंदर ये निरुक्त टर्म दे रखा है। हम्म, मतलब हम्म, आप अ का प्रयोग करते हैं, अ जो है वो अ हम्म, क्यों है, इसका आंसर आपको निरुक्त में मिलेगा। हम्म, तो शिक्षा हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प। कल्प इज जैसे मैंने लिखा अ प्लस आ हो गया। कल्प कहते हैं टाइम ड्यूरेशन को। कितने में दो चीजें जुड़कर एक वो बना, कितनी टाइम ड्यूरेशन में। तो टाइम ड्यूरेशन कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है। हम्म, तो टर्म जो है नक्षत्र कल्प वगैरह है कि आप एक नक्षत्र को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, व्हाट हम्म, क्वांटिफाइज अ नक्षत्र। तो वो टाइम की ड्यूरेशन है। जी। तब हम्म, आपके 27 कॉन्स्टिलेशन और 108 का जो शरीर है तो वो कहाँ कहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो पैटर्न पूरा का पूरा। कि उस हम्म, पैटर्न को कंप्लीटली देखो तो आप एक ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलती है। वो पैटर्न हम्म, की डिटेल जो है वो कल्प ग्रंथ है। जी। और जब आप प्रत्येक चीज को नाम रूप और कर्म देते हो, हम्म, नाम रूप और कर्म जी। तीनों के कंप्लीट होने के बाद उसको हम कहते हैं ज्योतिष। ज्योति प्लस ईश, ईश्वर को देखना। तो प्रत्येक चीज को नाम रूप और कर्म देने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं, ना कि जो हम आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो शिक्षा और एजुकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह से जी। एस्ट्रोलॉजी और और जो। ज्योतिष दोनों फर्क फर्क चीजें हैं। जी। ठीक है। तीसरा जी। पार्ट हो गया पदार्थ। पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष और संबंध। द्रव्य मतलब नौ द्रव्य। मन, आत्मा, काल, दिशा करके जो हमारे हैं वो नौ द्रव्य हैं। हर एक की जो प्रॉपर्टी है वो 24 प्रॉपर्टी है। प्रत्येक से जो कर्म उत्पन्न हो रहा है वो 5 है। सामान्य संबंध, सामान्य संबंध, विशेष संबंध और समवाय संबंध। समवाय मतलब कॉज एंड इफेक्ट। सारी महिलाएं सामने हैं, फिर आप कहते हो ये महिला और ये महिला जो है ये माँ बेटी है। ये महिला और ये महिला नानी और देवती है। ये महिला और ये महिला दादी और पोती है तो सामने 5 ही फीमेल। बट वेरिएशन क्या है? तो रिलेशनशिप में आपके पास में जब रिलेशनशिप होता है आप उसमें टाइम फैक्टर लगा सकते हो। हु इज द कॉज, हु इज द इफेक्ट। तो आप उसमें पैटर्न बना सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है ये 3 तरीके की होती हैं इसलिए। तो फंडामेंटली यहां पर 4 चीजों की बात है: द्रव्य, गुण, संबंध, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप। ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप। एक से बना ऋग्वेद, एक से बना सामवेद, एक से बना यजुर्वेद और एक से बना अथर्ववेद। फिर इनके जो एप्लीकेशन थी वो, तो ऐसे करके मेरे पास 9 वेद की प्रक्रिया मुझे पता चल गई। इसलिए आप जो है पदार्थ, दर्शन और वेदांग, इन चीजों को एक कर देते हो तो जहां पर ये 6 + 6 + 6 एक हो जाएंगे तो 18। 18 का 2 पार्ट, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, 9 पार्ट। 9 पार्ट के 3 पार्ट, हेड, नेक और टेल। और उसके बाद एक, और उसके बाद जीरो। तो ये पैटर्न बनता है: 0, 1, 3, 9, 18, 27, 108। ऐसे करके ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस है। डिवाइन आज भी अननोन है। बट हमारा अननोन और दूसरों का नोन, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम पहले दिन से उसके साथ में एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? इस तरीके से हमारे फिलोसफिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ है। पर हमें कभी भी वो उस तरह से ना तो पढ़ाए गए ना बताए गए। जब मैं अपने हरेक धर्म ग्रंथ को इस आधार पर देखता हूं जी। तो मुझे एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखता है, मुझे एक डिवाइन दिखता है। और जब मुझे वो डिवाइन दिखता है तो मैं जब हीलिंग करता हूं तो बहुत फिनोमिनल और फास्ट हीलिंग होती है। इतनी इंस्टेंट, 1-2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अब आरती से कभी पूछो कि तेरे को किसी को हील करने में एक्चुअल कितना टाइम लगता है। हम नॉर्मली 2 से 3 मिनट कमिट करते हैं किसी को भी हीलिंग करने के तौर पे। शी सेड पहले का तो पता नहीं, अब तो 30 सेकंड भी नहीं लगते। एक दफे हम वहाँ गणपत यूनिवर्सिटी में गए थे महसाणा में, वहां पे हमने 700 लोग एक साथ हील कर दिए थे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 700 लोग एक साथ हील कर दिए। अब की बार क्या करेंगे, मंत्र भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ लोगों की सोल सीड, जितने भी लोग सामने उनकी सोल सीड को एड्रेस करके एक मंत्र की ऊर्जा उठाते हैं और उन सब में डाल देते हैं। अब मंत्र की तो ऊर्जा इनफाइनाइट होती है, आप जितने में भी डालना चाहो तो उतने डाली। 100 के 100 लोगों ने ये बोला कि बिल्कुल जैसे आपने मेडिटेशन कराकर हीलिंग करी थी हमारी,
बिल्कुल वैसा ही हम्म, इफेक्ट आया। अब की बार हमने मंत्र भी नहीं बोला। हम्म, मैं इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे इसलिए पहुंचा क्योंकि बार बार मेरे अंदर वो कोरिलेशन मौजूद था कि मैं मेरे हाँ, मदर के अंदर हूं, मैं जो इच्छा करूंगा वो पूरी होगी। तो मैं हम्म, घर पे भी ये चीज बोलता हूँ कि मैंने कहा बेटे, भगवान 2 सेकंड में सुन लेता है, इंसान ही दूसरे इंसान की नहीं सुनता। जब मैं नंदिनी को पढ़ाई लिखाई के लिए बोलता हूँ ना, तो ये बेटा ये पढ़ लो पढ़ लो, हाँ अभी पढ़ लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी सुन लेंगे, तब मैं कहता हूँ कि भगवान तो 2 सेकंड में सुन लेता है, बस इंसान इंसान की नहीं सुनता। बट इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न जब आप इसको स्टडी करेंगे। तो जब जी। मैंने कोर्स डिजाइन करा तो इसलिए मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बनाए कि जब भी कभी हमें टाइम मिले हम उस डिटेल में जाएं, तो हमें पता हम्म, चले कि ये पूरा प्रोसेस है कैसे। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म, तो एक इंटीग्रेटेड पैटर्न है। इंटीग्रेटेड पैटर्न क्यों है? क्योंकि मेरे को मेरी रिलेशनशिप डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। हम्म, कवच पढ़िए आप, वो कह रहा है जी ये बॉडी पार्ट्स और ये देवी जी। कनेक्टेड है। वो कैसे कह पा रहा है? दोनों एंड देखने के बाद ही तो वो बोल पा रहा है ना। हम्म, हम्म, उसने कवच के बॉडी पार्ट्स को भी देखा और उन हम्म, देवियों को भी देखा। जैसे जैसे वो उन दो देवियों की बात करता था, वो बॉडी पार्ट की हेल्थ बढ़ती जाती थी। हम्म, तो जब आप किसी भी डेफिशिएंसी को देख रहे हैं, उसके डाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं। डाइटी तो तभी पता होगा ना जब आपने ब्रॉडर लेवल पे देखा होगा कोई रिलेशनशिप। हम्म, फिर आपने चक्रास पे आ गए, आपको चक्रास में भी देवियां दिख गई, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके हम्म, देवियां दिख गई। तो पहले तो आपने अपने शरीर के अंदर चक्रों को ढूंढा होगा ना। ऐसी थोड़ी है कि आपके शरीर के सारे चक्र जागृत थे। आपको सबसे पहले अनकॉन्शियस से कॉन्शियस डोमेन में आके चक्र पता चले, और जैसे ही चक्र पता चले वैसे ही उनकी डाइटीज पता चल गए। तो प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये को रिलेशन हो गया। फिर कौन किसके साथ में कहां तक था? तो बोले जी ये चामुंडा जो है ये तो मरने के बाद में भी साथ में और जीवित भी साथ में। तो मरने के बाद भी तो आपने चीजों को देखा ही होगा ना। पता कैसे चला कि मरने के बाद में ऐसा होता है? कौन बता कर गया? तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप कोई सा भी एक एपिक उठाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। पॉसिबल है ना? क्वेश्चन तो हम्म, पॉसिबल है ना, लॉजिकल तो आप रह सकते हो ना। हम्म, इसलिए मैं भक्ति वाले पार्ट को ज्यादा वैल्यू नहीं करता, क्योंकि भक्ति में आप क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हो। क्वेश्चन बंद कर देंगे तो साइंटिफिक प्रोसेस नहीं पता चलेगा। साइंटिफिक प्रोसेस नहीं पता चलेगा तो रिसर्च नहीं समझ में आएगी। रिसर्च नहीं समझ में आएगी तो ऋषि को वैल्यू कैसे करेंगे? तो पूरी दुनिया में बिना ऋषि के तो कोई काम चल ही नहीं रहा ना। तो सारे ऋषि मिलकर जो है उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। किसी ने सडनली भक्ति के नाम पर आकर उन सारे ऋषिज को बाहर कर दिया। ऐसे करके हमारे यहाँ टेक्स्ट में डिस्टॉर्शन हुए। मैं मेरी बात समझा पाया? मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे को मेरे गुरुजी जैसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कि हर स्टेज में मेरे को जो है एक नया तरीका दिया सोचने के लिए। या जो बाकी डैडी के फ्रेंड्स थे या उनके बच्चे जो जिनको हम भैया भैया कहते थे, वो सब लोग इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने हर पॉइंट पे इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माय क्वेश्चन, दे हैव गिवन मी द पावर टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। उस इफेक्टिव थिंकिंग से ये चेंज आया। इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि अरे 14 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते।
इतने टाइम में पैसा कहाँ से आया, कैसे क्या चीज हुई, क्योंकि एक एक पॉइंट के तौर पर है। आज आप सोचिए, आज आप कोई चीज देखें मेरे बारे में तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप के मैसेजेस में। एक टाइम तो ऐसा था ना, कोई सिलेबस ही नहीं था दिमाग में, करूं क्या। सिलेबस तो बहुत दूर की बात है, मुझे खुद ही कोई चीज नहीं पता थी तो पहले तो पूरी पढ़नी पड़ी होगी ना। फिर पढ़ के उसके मीनिंगफुल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। फिर मीनिंगफुल मॉडल्स जो है उससे क्वेश्चन कितने जनरेट होंगे। फिर वो क्वेश्चन के बेसिस पे, अब उतना सामने वाला कैसे समझेगा। मैंने तो चलो पढ़ाई कर ली, आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको वो चीज मैं पढ़ा पाऊं, उसके लिए मुझे उसे सिंप्लीफाई कितना करना पड़ेगा। तो हर पॉइंट पे जो है एक एफर्ट हो गया ना। अब जो चीज आपने पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, उसके लिए आप पैसे क्यों दोगे। तो ऐसे करके हर एस्पेक्ट में इतना सारा काम था, इतना सारा काम था, आप सोच नहीं सकते। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैं समझता हूं अब जो आने वाले टाइम की जर्नी होगी ना, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बिकॉज ये एक डेक्सटेरिटी है, आपको चीज को पढ़ना, समझना और उसको अप्लाई करना। तो पहली दो स्टेज तो हो चुकी, एक पढ़ना और एक समझना, वो हो चुका। अब समझ समझ के अप्लाई करना है हर जगह। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। वो नहीं जैसे क्लास में जाते हैं बच्चे, बड़े मीनिंगफुल से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बाजार से एक डब्बा लेकर आते हैं, उसमें सब पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उन सारों को जोड़ के एक मीनिंगफुल मॉडल बनाते हैं। फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर वो किसी भी चीज को देख के एक 3D प्रिंटर बना देते हैं। दीज आर ऑल एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन वाला जो मोड होता है ना, वो बेस्ट मोड होता है। तो जब आप कोई एक बीमारी देखें और बीमारी का सॉल्यूशन आप तुरंत ही आपके अंदर से आना शुरू हो जाए, तब आप समझ लीजिएगा कि आपने मंत्र चिकित्सा अच्छी तरह सीख ली। मैं मेरी बात समझा पाया। जी अब क्वेश्चन बताइए, आज तो यहीं पे रोकेंगे। सर, जो मतलब आप बोले कि तो फिर गणेश जी मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश की मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऐसे बोल सकते हैं। कंबाइंड रिप्रेजेंट मतलब तीन के बारे में बात ना करके केवल एक के बारे में बात करी तो गणेश जी सफिशिएंट है। हम्म। पर किसी ने, विद हाँ दैट वो। थिंग इन माइंड, किसी ने उस गणेश का सर काट के उसकी जगह हाथी का सर डाल दिया। हम्म। असली गणेश जी जो बने थे उसमें हम्म। हाथी का सिर थोड़ी था। हम्म। ये चीज याद रखने की है कि somebody distorted the model itself. Somebody distorted the model, and somebody constantly tried to distort every part of the model so that the model cannot be understood. पर मेरे गुरुजी तो कृष्ण जी को चोर कह के, वो जो है चोर कैसे उस मालिक को ढूंढेगा। तो किसके घर में चोरी कर रहे हैं, भगवान के घर में चोरी कर रहे हैं। क्या बन के कर रहे हैं चोरी, भगवान बनकर ही चोरी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब आप अपने आप को खुद ही डिवाइन मानेंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। सो हम क्या बोलेंगे इसको, नो डिवाइन, नो डिवाइन टू बिकम डिवाइन। अब बिकम डिवाइन बोल दीजिए, चाहे बी डिवाइन। आप फील करिए उस ईश्वर को अपने अंदर, तो थोड़ी देर के लिए खुद ही ईश्वर बन जाइए, क्या दिक्कत है।
तो जब आप खुद ईश्वर बन जाएंगे तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ब्लैंक समझ में आती ही चली जाएगी। मैं मेरी बात समझा पाया नहीं? हम्म, ठीक है जी। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जी सर। जो देवी अस्त्र उस इसका मीनिंग वो कल करेंगे। आज भूल गया, आज मुझे आपने सुबह याद दिलाना चाहिए था। और सिद्धि कुंज का सूत्र और द्वात्रिंश नामावली वो भी मतलब नवरात्र में कर लेते थे। मतलब नवरात्र नवरात्र तो दुर्गा सप्तशती में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हमने हाँ कवच कीलक अर्गला कर लिया, जी। ठीक है। अब हम जी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी के रहस्य, हम्म। उस पे चलेंगे। फिर इसके तौर पे ये, अभी हम रोज 5 पार्ट कर रहे हैं। मेरा टारगेट है कि मैं इसको 20 पार्ट कर लूं, 20 25 ऐसे करके। हम्म। हमने प्लान करा था कि हम 12 दिन में 9 पार्ट रोज करेंगे, तो हमारा 108 पार्ट हो जाएगा। मेरा जी। टारगेट 108 पार्ट करने का है। तो वो जी। एक पुरस्चरण हो जाएगा। हम्म। अब जी। मैंने 5 बार पाठ करा, तो मैं ऊपर से नीचे उतरा, नीचे से अंदर गया, फिर बाहर आऊंगा, फिर अंदर जाऊंगा। ऐसे हम्म। करके मैं अंदर बाहर जब करूंगा, जी। तो 108 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया? 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। हमारे को 22 दिन करना पड़ेगा ये मेडिटेशन। जी। तो 22 दिन, ये 5 पाठ रोज जो है जब हम करेंगे, हम्म। तो क्लास चले नहीं चले वो आपने मैंने करना है, और उस प्रोसेस को अंदर बाहर करते जाना है। जी। इसको आप ऐसी मानिए कि मतलब मैं मेरे मदर के अंदर गया, फिर बाहर आया। उल्टा कर लीजिए, हम्म। पहले दिमाग में गया और फिर हम्म। बाहर आया। हम्म। तो ऐसे करके मैं बार बार उस साइकिल में, मदर चाइल्ड वही चल रहा है, गेम कॉन्टिन्यूस। जी। हम्म। तो जब मैं बार बार उस प्रक्रिया को करूंगा, तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, यही ऑब्जर्व करने की बात है। हम्म। जी। तो जितनी बार भी मैं उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करूंगा, उतनी बार वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। हम्म। जानने के लिए एक ही चीज है कि जब मैं नहीं था और मेरे को पूरा शरीर मिला, इसके बीच जी। में हुआ क्या क्या। हम्म। जी। तो दुर्गा सप्तशती उसमें सूर्य का एग्जाम्पल दे रही है कि एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हम्म। हम्म। नासा उसको ट्विन स्टार टर्म कहता है, कि जब हम्म। दो स्टार्स बहुत पास आ जाते हैं। बट एक्चुअली सिचुएशन वैसी नहीं थी। एक सूर्य के बाद दूसरा सूर्य बनने की प्रक्रिया शनि पर लागू होती है। जी। तो दो स्टार्स आपस में कन्वर्ट होके फिर से एक नया स्टार बनता है। ऐसे करके 14 स्टार्स की क्रिएशन की प्रक्रिया दे रखी है, तो 14 मनु होते हैं। हम्म। जी। तो 14 मनु के बीच में एक ब्रह्मा जी का पूरा टाइम स्पैन चला जाता है। हम्म। हम्म। तो एक मनु के उत्पत्ति की पूरी कहानी दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक है। तो उसके हम्म। अंदर जितने पार्ट हैं, हर पार्ट के अंदर एक पार्ट छिपा हुआ है। कवच कीलक अर्गला, तीनों हम्म। रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अपराध क्षमापन स्तोत्र, और 13 अध्याय। जी। तो ऐसे करके उसमें टोटल 18 एलिमेंट कह रखे हैं। हम्म। तो जो शुरू में इंडेक्स में नहीं बता रहा था कि जहां पर 13 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है, उसमें टोटल जी। 18 चैप्टर दे रखे हैं। जी। देख हम्म। लीजिए एक दफे, याद रहेगा आपको। उसको जब आप देखेंगे, पेज नंबर 16, हम्म। जी। इसमें नंबरिंग देखेंगे तो लास्ट नंबर 18 पड़ा हुआ है। हम्म। जी। हाँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर सोचना है कि 18 पॉइंट्स ही यहाँ पर क्यों है। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर छिपा हुआ है।
उस स्ट्रक्चर के आगे कवच, कीलक, अर्गला, रहस्य, देवी सूक्त, ऐसे करके उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब उसको देखेंगे तो वो पता चल जाएगा, जब पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। जी तो ये सर, दो। एक पुरस्चरण 108 होते हैं मतलब, और जो करते हैं 1/10 ऑफ दैट, जो कर मतलब ये हर एक ग्रंथ का अलग अलग होता है। अलग अलग। अच्छा। इसमें ये लिखा है कि अथर्वशीरस का 108 पाठ जो है वो एक हम्म। पुरस्चरण होता है। हम्म। वो 108 पाठ आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि मैं ही करवाऊं। बट हम्म। मैं तो करा ही दूंगा, नवरात्र नवरात्र जब तक चल रहा है तब तक तो आराम से हो ही जाएगा। जी। बट इसको करने से क्या फायदे हैं मैं तो वो बता रहा हूँ। कोई सा हम्म। भी एक धर्म ग्रंथ अगर आप पकड़ लेते हैं तो जी। उससे बाकी चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती है। मेरे को हम्म। दुर्गा सप्तशती समझ में आती है, हम्म। तो एक को जी। समझने से बाकी सारे अपने आप ही समझ में आते चले जाते हैं। जी। ठीक है जी। जी चलिए। सर, और मतलब सिर्फ एक हिंट ही मतलब दीजिए, मैं इनको मतलब पढ़ाई करके देखूंगी। आप जो एलर्जी के बारे में बोल रहे थे, वो मतलब कहाँ से शुरू होता है, बस मुझे मतलब थोड़ा सा हिंट दीजिए, फिर मैं देखूंगी। एलर्जी जो है, इट इज हाँ। ओनली इरिटेशन या एंगर हाँ। इश्यूज। हम्म। एलर्जी का इसमें तो दे ही रखा है ना, हील योर माइंड हील योर बॉडी के अंदर। हाँ। हाँ। जी। इसमें जब आप जाएंगे तो शुरू में ही दे हाँ, रखा है एलर्जी। एलर्जी का। Who you are allergic to, denying your own power. उसको डिनाई मान लीजिए, मतलब इसकी लैंग्वेज में एक्चुअली बहुत सारी जगह ना चीजें गड़बड़ है। मुझे जिन जिन बातों पे गुस्सा आता है, हम्म। मुझे जिन जिन बातों पे गुस्सा आता है, जी। उन बातों का संबंध कौन से एलिमेंट से है, उस एलिमेंट से रिलेटेड एलर्जी होगी। हम्म। 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 एक व्यक्ति ने बोला, यार मेरे को ना हम्म। ये प्याज लहसुन का खाना समझ में आता है, अगर हम्म। मुझे तुम 5-6 दिन बिना प्याज लहसुन का खाना दे दोगे मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, बोले भाई हम्म। हमें तो मीट समझ में आता है, हम्म। तेरे घर जाएंगे घास फूस मिलेगा, तो हमारे साथ ही बाहर बैठ के कुछ भी खा लिया कर। हमें तो सिवाय मीट के कुछ समझ में ही नहीं आता, नॉन वेज के कुछ समझ में नहीं आता। तो आई एम हम्म। एलर्जिक टू वेजिटेरियनिज्म। तो जी। किसी को उसी बात से एलर्जी हो जाती है। हम्म। हम्म। सो ऑल द पॉइंट्स विच आर नॉट मेकिंग मी हैप्पी, उससे एलर्जिक पैटर्न्स बनते हैं। हम्म। फॉर अ जी। थॉट हील योर बॉडी हील योर माइंड इज गुड। हम्म। बट डीपर लेवल पे इसकी बहुत सारी चीजें काम की नहीं है। इसलिए मैंने इसका सोर्स कोड रामचरितमानस देखा, तो अच्छा वात पित्त कफ के बेसिस पर मेरी हम्म। कितनी डिजीजेस बन रही हैं वो माधव निदान के अंदर है। हम्म। हम्म। वो वात से वात, वात से पित्त, वात से कफ, ऐसे करके उसने पूरी डिटेल मैट्रिक्स बना रखी है। फिर वो हम्म। डिटेल मैट्रिक्स में आप थॉट प्लेस करते जाइए, यहाँ से काम, यहाँ से क्रोध, यहाँ से लोभ, ऐसे करके सीरियस लाइकिंग और डिसलाइकिंग बिहेवियर पैटर्न में आ जाती है, विच कॉजेज द डिजीज। ठीक है जी। जी। करिए करिए। नमस्ते सर। किसी की भी हीलिंग करते हैं तो पहले हाँ। लैब टेस्ट पढ़िए। आप किसी भी हम्म। उसमें लैब में जाएंगे तो वहां जी। पर लैब टेस्ट कैसे बताया जाता है। एक एलर्जिक टेस्ट होता है हम्म। जिसमें 400 तरीके के, 450 तरीके के एलर्जिक हम्म। पैटर्न होते हैं। जी। आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीजों की आपको एलर्जी है। अब मैंने आपकी हीलिंग शुरू करी लुकिंग एट ऑल योर एलर्जीज। हम्म। जिस जिस चीज की एलर्जी थी
उस हम्म चीज के लिए लिस्ट आउट कर लिया, अच्छा आपको क्या क्या चीजों से यू आर वेरी एलर्जिक। बोले जी मेरे जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो मुझे छींकें आती हैं। चेंज ऑफ हम्म वेदर जो है इज समथिंग टू डू विद एडेप्टेबिलिटी इश्यूज। नहीं, अभी क्या हो रहा है, जो मतलब आम के जो फूल जैसे होते हैं, अभी मतलब यहाँ पे बहुत विंडी है। तो वो आम के पेड़ ने दूसरा पेड़ है, लेकिन उसका फ्लावर भी जैसा ऐसा है। तो जब विंड होता है, जो चारों ओर बिछा के मतलब उड़ता है, और जब फेस पे आता है तो बहुत इरिटेशन होता है। हाँ, तो अब आप इसको जो है बिहेवियर पैटर्न से आइडेंटिफाई करिए। जब चारों तरफ कोई चीज है, अब ये तो आपने यहां आकर देखा, जी। ये वहां पर तो था नहीं आप जहां से आए हो। नहीं तो नहीं। जब आप यहां पर आए तो एक चीज ने आपको अनहैप्पी कर दिया। लेकिन इतने सालों से नहीं हो रहा था, इसी साल ही हो रहा है। वो एक अलग बात हो गई। वो जो हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पर होने का मतलब क्या होता है, हाँ बिहेवियर पैटर्न में कोई चीज रिकॉर्ड हो रही थी, उस समय हाँ। अच्छी महादशा चल रही होगी, इस समय कोई हम्म, गड़बड़ महादशा होगी। तो वो अच्छी बुरी महादशा जो होती है वो बहुत सारी चीजों में प्रोटेक्शन करती है, बहुत सारी चीजों को खराब महादशा के लिए छोड़ देती है। हम्म, ऐसे करके वो पैटर्न चलता है, मतलब देर आर ओवरलैपिंग। आई हैव थ्री बॉडीज, कॉजल बॉडी, हम्म, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। कब हम्म, ग्रॉस बॉडी स्ट्रांग है? हम्म, अब ग्रॉस बॉडी जब स्ट्रांग होती है वो 40 तक की एज होती है, जिसमें हम्म, ग्रॉस बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। फिर उसके बाद जो है 40 to 60 कॉजल सटल बॉडी आ जाती है। हम्म, अब ग्रॉस बॉडी वीक है, कॉजल सटल बॉडी जो है स्ट्रांग है। वो हम्म, 40 से 60 का पीरियड होता है। 60 जी प्लस जो पीरियड है वो कॉजल बॉडी का है। इसलिए जिन जी। लोगों की कॉजल बॉडी स्ट्रांग होती है वो हाँ 108 साल भी जी लेते हैं, 120 साल भी जी लेते हैं। हाँ हाँ। तो हर एक बॉडी का वो होता है। अब पता- जब आपको पता चल गया कि आपकी 40 तक है, 40 प्लस जैसी एज हो रही है, यू शुड हम्म, स्टार्ट टेकिंग न्यूट्रिशन, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन। तो आप इन सारी चीजों को, इफेक्ट्स हम्म, को नलीफाई कर सकते हैं। मेडिसिन इसीलिए है। हम्म, मदर्स फीड जो होती है वो 40 साल की एज तक चलती है। हम्म, जी। मदर्स फीड 40 साल की एज तक चलती है। तो हम्म, हमारे चश्मा लगना, बालों का सफेद होना, ये सारी हम्म, चीजें 40 प्लस की एज से शुरू होती है। अब तो और ज्यादा लोअर डाउन हो गया हम्म, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन इश्यूज ओनली। अभी तो आजकल क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी में 28 साल की एज में प्रेगनेंसी हुई और उसके हम्म, बाद से ही हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो गया, उसी के बाद से डायबिटीज हो गई, उसी के टाइम पर चश्मा भी लग गया। वो सब कुछ उसी टाइम पर हो जाता है। हम्म, 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 तो उसका मेन रीजन सिर्फ ये है कि हम अपने डाइट्स और इन सारी चीजों में, लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से, हम अपने शरीर को जितना न्यूट्रिशन देना चाहिए उतना दे ही नहीं पा रहे। हम्म, जी। एक बैद्यनाथ की दवाई आती है योगेंद्र रस। हम्म, बैद्यनाथ में योगेंद्र रस, वो वहां पर भी मिलती होगी। बैद्यनाथ के किसी भी स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से मालूम करेंगे तो वहां पे मिलती होगी। जी, और इसका डोज क्या है वैसे ही वन मतलब? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। जी जब आप इसको खाना शुरू करेंगे तो आपके जो एलर्जीज हैं वो घटनी शुरू हो जाएंगी। जी। हम्म। इसको 8 महीने खाना होता है हाँ। विदाउट ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस। तो 10 साल तक कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता। हम्म, हम्म, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हम्म, वो 8 महीने इस दवाई को, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को खाए, उसको हम्म, 10 साल तक हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। इट हम्म। इज द बेस्ट टॉनिक इन आयुर्वेदा। आप योगेंद्र इसको गूगल करके देखिएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हाँ क्या है, कौन कौन सी डोमेन में काम करता है।
तो जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दवाई, अब उसकी न्यूट्रिशनल थ्योरी है कि हम्म। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो उन सबको एड्रेस करता है। हम्म। तो जब जी। आप उसके तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको थ्योरी समझ में आएगी, अच्छा आयुर्वेद में रस चिकित्सा कैसे काम करती है। हम्म। सो दैट वे। सर, और आप मतलब बोल रहे थे कि आप वेजिटेरियन है, तो आपका B12 लेवल मतलब कैसे मेंटेन करते हैं? मेरा तो बहुत ही लो है। देखिए, B12 तो वैसे भी धूप के लिए कहते हैं ना, धूप धूप का जितना मेरे शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। एक मेडिसिन होती है टिश्यू सॉल्ट में, हम्म। मैग्नीशियम फॉस, उसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस दोनों होता है। हम्म। तो शरीर में अगर मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है तो वो B12 को भी इम्पैक्ट करता है, B12 लेवल्स को भी। बट ये मॉडर्न थ्योरी है, मैं बहुत ज्यादा हम्म। मॉडर्न थ्योरी से सहमत नहीं रहता। इन्हें तो माल बेचने के लिए कोई ना कोई एक वो, हाँ। एक ब्लड टेस्ट बेचने के हिसाब से हो गया, और एक हम्म। जो है यहाँ पे मतलब विंटर में D3 बहुत ही लो हो जाता, मोस्ट ऑफ। सूर्य की रोशनी कम मिलती है ना। हाँ। अभी तक मतलब क्लियरली भी सूर्य की रोशनी कभी कभी अभी आता है। अभी तो विंडी है, रेन भी हो रही है। हाँ तो आएगा शायद 10-15 डेज जो में। जितना ज्यादा धूप में रहेंगे, हम्म। हाँ, उसी टाइम कुछ नहीं होता है, जब भी धूप होता है 6 मंथ्स हाँ तो कुछ वो भी। धूप में रहने का आदत डालना शुरू कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। फिर एलर्जीज नहीं परेशान करेंगी। जितना ज्यादा धूप में रहेंगे, वेस्ट हम्म। में यही प्रॉब्लम है, धूप की बड़ी हाँ। दिक्कत है। जी। और बहुत खुश भी लगता है जिस दिन बहुत मतलब सनी डे हो जाए, मुझे हाँ, बहुत खुश लगता है पता मजा है। ही आता है, खैर इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। ठीक है जी। हम्म।